अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन ब दिन बेचाल होती जा रही है हर जाई। हर हे, हर हर हे। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लालपन की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक 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 कर जलती है। नमस्कार, आइए सुनते हैं महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित आंचलिक कहानी लाल पान की बेगम। वाचन आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है। क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कूट रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छुआगुर लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आज आए लौट के जरा। बागर बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागर रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागर को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकुरमाछी परेशान कर रहे। आहा हे, हर हर आए हर। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर वह रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है न तुमको, बड़ा हाथ चलता है तेरा, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पटवा का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगी, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली, अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पुतो बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ, सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूलछाप किनारी वाली साड़ी पहन के यदि तू भी भेंटी की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन पटवा होता, जोरा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतो मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन की पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गोने को, नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, C क्लास का। उसका खसम रंगी कुर्मा टोली का नामी लठेत, इसलिए हमेशा सिंग खुजाती फिरती है जंगी की पुतो। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतो की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई। बिरजू की माँ एक तीखा जवाब खोजकर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के जाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया,
आज लौटे तो तेरी मुड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हो। दिन ब दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बेस्कोप का गीत गाने वाली पुतोहिया सब आने लगी। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हर जैया। अरे चंपिया। जंगी की पुतोह ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घरे को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लालपान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भकभक भकभक कर जलती है। भकभक बिजली की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भकभक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनटाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह, जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती तो हम क्या करते? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती की नानी? एक सहुआइन की ही दुकान में मोती झड़ते हैं जो जर गार कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टिशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई, देना मैया, एक रत्ती भर मैया। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो यह भी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसके बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है इस तरह है बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कराही मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झवरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बजाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी? चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी? तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोली की मियाँजान की गाड़ी का क्या भरोसा? न 3 में न तेरे में। क्या होगा शकरकंद छिलकर? रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मलिट्टी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं।
बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है। मरैया के अंदर से बागर को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बरबराई, कल ही पचकौरी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बभवान टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो, बागर के गले से झुकनी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाएं। मुझे नाच देखने की शौक नहीं, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पेंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन का बोला, गाछ का सबसे पहला बैगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। मरैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मनसुबा नहीं बांधना चाहिए, किसी को भी नहीं। भगवान ने मनसुबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी न रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी की रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पुतों की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतो जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोकिया की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल से है। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तौल के वजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी करी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का, जमींदार के बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर आजा। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आजा। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन।
रोज आकर माथा पकड़ कर बैठ जाए। मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी है, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है इस मर्द को, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दिया। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे दिखलाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगी। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो, खूब देखो नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब आएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएगी, हंसती जाएगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गड़ी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास एक घर जमीन भी। जलेंगी नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अघनी लोगों की बिख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्या री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, धड़धड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकार भरी, चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो चंपी, भाग के जा, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ भैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ हाँ, आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ तार गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चीलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। अरे अभी तो लोग जा ही रहे। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे। नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं। ले, धान की पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झौवा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया वालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी। नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है। अपने खेत का। हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान। नहीं,
10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक कर है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नियम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं है? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चुनमुनी है ये लोग। इन दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान भरे स्वर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठिकाना नहीं और रोटी बनती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी बैल की कभी जरूरत होगी? पूछूंगा तब कोई टोले वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पल के मारते ही बना लेती है, 5 रोटियां बनने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी, जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांकती खांसती आई। इसी से घड़ी भर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागर है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाज लगाया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह सहुआइन है राम को। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया। बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पेंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने
असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लालपान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी होने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिने सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगा और पहिया जब चूचू चूचू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतौ नाच देखने चली गई है क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था, बोला, क्या आप पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, तो रोती काहे है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से, कपड़ा पहनकर, साड़ी गाड़ी पड़ी हुई है, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊं। बांस की झाड़ी के उस पार लड़ेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुनकी करा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतो लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लतार मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतों को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतों का गौना 3 ही मास पहले हुआ। गोने की रंगीन साड़ी से करवे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मोटी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पोतों ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लड़ेना की बीबी और जंगी की पुतो, ये चारों ही तो गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे की मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जोर लगा के गारे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतों ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतों की ओर देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतो है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लालपान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लालपान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। अभी आप सुन रहे थे आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी लालपान की बेगम। वाचन आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का था। अगर कहानी अच्छी लगे, वाचन अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं आपकी सेवा में
इसी तरह की और कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।